कैसे हैं आप सभी। तो सभी का स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मानसिक श्रोते पर। अभी मैंने शुरू की है एक सीरीज एसएससी जीडी के पेपर की सॉल्व पेपर्स की। तो सबसे पहले मैंने आपको 2019 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराया है। आज मैं आपको दूसरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2015 में एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था ये मैंने वहाँ पे लिखा है और मैं यहाँ क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। 25 क्वेश्चन आते हैं जीडी में रीजनिंग के, आप सभी जानते हैं। तो ये शुरू के 6 क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं आगे और आपको कराऊंगा। हम समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम जाए, क्योंकि अगर ऑप्शन लिखूंगा क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको टाइम बहुत लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोग देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, है ना। लाइक करते रहना। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे हो रहा है। ये 0.15 दिख रहा है, फिर 0.3 दिख रहा है। अब आपको पता है 15 दूनी 30। अगर आप 0.515 की गुणा करोगे 2 से तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.3 हो गया। अब 0.3 की जैसे आप गुणा करोगे 2 से तो हो जाएगा 0.6। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आगे काम कर रहा है। तो देखो 15 दूनी 30, 0.3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आगे काम कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर हो गया 0.6। खत्म। सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है, आंसर आ गया। आगे आते हैं। BCD को DBC लिखा था, EFG फिर क्वेश्चन मार्क फिर ये। अब आप लोग करते कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि B 2 पे है, D 4 पर है, C 3 पर है, B 1 पर है, D 4 पर है, C को 1 माइनस हुआ 1 प्लस हुआ। फिर आप देखोगे क्या कि D से E 1 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ तो 2 प्लस हुआ था। तो आप लोग इससे भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कोई पैटर्न लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न है ही नहीं। इसमें हुआ ये है कि BCD था तो उसने क्या इस D को उठा के आगे ले गया, तो DBC हो गया। तो बस आपको भी कुछ नहीं करना, आपको इस G को उठा के आगे ले जाना है। तो जैसे ही आप G को उठा के आगे ले जाओगे तो G, E और F, E F ऐसे ही रहेगा, ठीक है। D उठा के आगे ले गए तो DBC, तो G उठा के आगे ले जाएंगे G E F, और ऐसा ही से आगे होता तो और आगे चलता रहेगा आगे तक। G E F आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। आते हैं फ्रेंच पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंच को फ्रांस लिखा है, डच को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। इन क्वेश्चनों में होता यह है कि पहले वाले का जो दूसरे से संबंध है वही तीसरे का कौन से ऑप्शन में चौथा होगा। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको बताना होता है। तो यार देखो आपको पता होगा कि फ्रेंच एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो बोली जाती है फ्रांस में। तो ऐसे ही आपको देखना है कि डच एक भाषा है, वो कहाँ बोली जाती है। तो आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात, आपके ऑप्शन से शायद हेल्प मिल जाए, और वरना मैं आपको बता देता हूँ डच बोली जाती है हॉलैंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन यहाँ दिए हैं वहाँ डच जो बोली जाती है हॉलैंड में बोली जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉलैंड। मैंने ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि मैं डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको, और हो सकता है यही रिपीट हो जाए, है ना। आगे देखते हैं। 4 को 19 लिखा गया, 7 को पूछा गया। तो आपकी समझ में आता है कि भाई 4 चौक 16 प्लस 3, जैसे 19 दिखेगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा, बोले 4 चौक 16 प्लस 3। तो ऐसे ही 7 7 49 प्लस 3, तो 49 में 3 जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा 52। आंसर हो गया आपका 52। 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर किया प्लस 3 कर दिया, ऐसे ही 7 का स्क्वायर किया, 7 7 49 प्लस 3 कर दिया, आंसर हो गया 52। यहाँ तो डीमो को DMIO लिखा गया, JUBR को पूछा गया। आप देखो क्या हुआ है, D पहले था पहले ही है, बस M और I वो बाद में था बाद में, बस बीच वाले जो दोनों उनको आपस में पलट दिया। तो आप भी क्या करोगे, J पहले था पहले ही रहेगा, बस बीच वाले तो U भी है तो ये हो जाएगा VU, और R ऐसे का ऐसे का। ये आपका आंसर है JBU। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे। तो पुस्तक कहाँ रखी जाती है, पुस्तकालय में। अब लिखा है वृक्ष, तो वृक्ष कहाँ होते हैं भाई, तो इसका आंसर रहेगा, आप सभी को पता होता है, वृक्ष होते हैं वन में। अब आप लोग कहोगे सर वृक्ष तो जंगल में भी होते हैं, है ना। तो यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन में जंगल कहीं नहीं है, वन है। तो आपको पहचान हो जाएगी कि पुस्तक रखी जाती है पुस्तकालय में, तो वृक्ष रखे जाएंगे वन में। आपका आंसर हो गया 1। अब करेंगे 7वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका 7वां क्वेश्चन। तो देखिए 7 8 9 3 क्वेश्चन में आपको बताना है असंगत कौन सा होगा। मतलब ये 3 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा अलग है इन चारों में से ये आपको बताना है। तो हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। इसमें आपको देख रहे हो JG UQ NJ और RN लिखा गया है। अब देखो जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले आप लोग सॉल्व कर लिया करो वीडियो पॉज करके, और फिर जब मैं सॉल्व करा दूँ तो आंसर चेक कर लिया करो। ये तरीका होता है, तो आप लोग ये भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको कितना आता है साथ साथ पता चलता है कि अगर आपको ये पेपर मिलता तो आप कितना कर पाते हो, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए J10 G7 U21 Q17 N14 J10 R18 N14। तो आपने देखा 10 और 7 3 का गैप, 21 से 17 4 का गैप, 14 से 10 4 का गैप, 18 से 14 4 का गैप। किसमें गैप कम है? इसमें कम है, तो ये अलग हो गया, ये आंसर हो गया। आते हैं 8वें क्वेश्चन में। 22 18 15 12 इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है भाई? कैसे अलग होगा? तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि 15 विषम संख्याएं अलग कर दो, है ना, लेकिन ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी भाई, इसमें ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो सही सबसे ज्यादा असंख्य जिससे लग रहा है वो ये है कि 12 भी 3 से कटता है, 15 भी 3 से कटता है, 18 भी 3 से कटता है, 22 3 से नहीं कटता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तीनों संख्याएं 3 से विभाजित है, 22 3 से विभाजित नहीं। आते हैं 9वें क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपने देखा एसएमएस, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और 4 ऑप्शन दिए गए। अब आप लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप लोग करते ये है कि आप लोग आंसर लगा देते हैं मनी ऑर्डर। क्यों? बोले सर एसएमएस मैसेज, स्पीड पोस्ट से मैसेज भेजते हैं, पत्र मैसेज, इसमें मनी आ रहा है, ये पैसों से संबंधित है, ये अलग हो गया। ऐसा कुछ नहीं, इसका आंसर होगा एसएमएस। एसएमएस क्या होगा? क्योंकि मनी ऑर्डर डाक खाने से संबंधित है, स्पीड पोस्ट डाक खाने से संबंधित, पत्र डाक खाने से संबंधित है, एसएमएस मोबाइल से संबंधित है, डाक खाने से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका एसएमएस। 10वां क्वेश्चन है सार्थक क्रम बताइए। अब सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसे क्रम में लगाना है जो इस जो 5 नंबर दिए हैं जिससे ही सही हो जाए। इसके मैंने ऑप्शन ये लिखे आपकी सहायता में, ठीक है। तो ये 10वें क्वेश्चन के ऑप्शन है, 11वें के नहीं है। अब अगर इस क्रम में लगाना है तो देखो 4 से शुरू हो रहा है, 5 से, 2 से, 1 से आप शुरू करोगे अगर, तो बालक, और बालक के बाद इन्होंने कर दिया विवाह, विवाह के बाद करते हैं शिक्षा। क्या कोई शादी के बाद पढ़ाई करता है? मतलब करते हैं कुछ लोग, लेकिन उससे पहले भी पढ़े हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली क्लास में आप शादी के बाद जा रहे हो, तो पहले बाल विवाह के समय हुआ करता होगा, आजकल ऐसा नहीं है। सार्थक क्रम अगर आप बनाना चाहोगे तो आप क्या बनाओगे कि सबसे पहले शिशु, बच्चा, मैं भी ऑप्शन देखकर डायरेक्टली करता है, सबसे पहले शिशु आएगा, बच्चा है जो कि, उसके बाद वो क्या करेगा? बोले वो शिक्षा बालक बनेगा, शिशु से चौथे के बाद बालक बनेगा, बड़ा होगा थोड़ा, क्योंकि अभी तो शिशु मतलब जब छोटा बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ, बड़ा हुआ बालक बना, फिर उसने क्या ग्रहण करी? शिक्षा ग्रहण करी, फिर वो क्या करेगा? व्यवसाय करेगा, जब सेट हो जाता है तब उस घर वाले शादी कर देते हैं। तो जो सही क्रम बनेगा वो 4 से शुरू था, 4 से एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या कि सबसे पहले बच्चा, बड़ा हुआ बालक बना, बालक ने शिक्षा ग्रहण करी, उसने बिजनेस किया, बिजनेस चल गया, घर वालों ने शादी कर दी, तो ये आपका क्रम हो जाएगा 4 1 5 2 3। आते हुए 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या है? तो ये 34 लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 6 30 प्लस 4 34, फिर ये 30 लिखा हुआ, तो 4 7 28 प्लस 2 30, यहाँ 30 है, तो 8 या 24। अब यहाँ जो आएगी संख्या उसे जोड़ने पर 30 आना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि 5 6 30, 34 में 30 गया 4, 4 4 28, 30 में 28 गया 2, तो 8 या 24, 30 में 24 गया 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ये हो गया आपके 11वां क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 12वां क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि यदि डिवाइड को गुणा लिखा जाए, गुणा को माइनस लिखा जाए, माइनस को प्लस लिखा जाए, प्लस को डिवाइड लिखा जाए, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैंने नहीं लिखी है, मैं बता देता हूँ। इसमें एक लाइन है कि बोर्ड मास के नियम से नहीं करना है, बोर्ड मास का यूज नहीं करना है, बोर्ड मास का यूज नहीं करना है, बाएं से दाएं चलना है। क्या बोले? बोर्ड मास का यूज नहीं करना है, बाएं से दाएं चलना है। तो बाएं से दाएं चलना है, सबसे पहले आपका काम क्या होता है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ आपको ये सॉल्व कैसे करना है। कि पहले जो चिन्ह दिए हुए हैं उन्हें बदल लो। तो देखो प्लस को आपने देखा पहले 48, पहले गैप करके लिख लो, 48 6 12 2 और 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैसे है। तो जो चिन्ह है बोले प्लस को जो लिखा गया था डिवाइड लिखा गया था, आपने लिख दिया डिवाइड। फिर है माइनस, माइनस को लिखा गया था आपने प्लस, तो आपने लिख दिया प्लस। फिर है माइनस के बाद डिवाइड, डिवाइड को लिखा गया गुणा, आपने लिख दिया गुणा। और फिर है 2 के बाद प्लस, प्लस को लिखा गया है डिवाइड, आपने लिख दिया डिवाइड। क्लियर हो गई बात? तो आपने देखा ये आपका काम खत्म हो गया, आपको सॉल्व करना है, मैंने बताया लेफ्ट टू राइट। तो भाई आप भाग करोगे 48 को 6 से तो 8 आएगा, प्लस 12 गुणा 2 भाग 10। अब आप सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 12 20 गुणा 2 भाग 10। फिर आप सॉल्व करोगे 20 दूनी 40 भाग 10, मतलब 10 को 40 से भाग दोगे आएगा 4, आपका आंसर हो गया 4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 4, आपका आंसर है 4। तो इसमें
इसमें अगर वैसे हम बोर्ड मास के नियम से करते हैं, लेकिन यहाँ उसने बोल दिया था कि आपको बोर्ड मास का यूज नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, तो आपने सॉल्व कर दिया, चिन्ह बदल दिया, आपका आंसर आ गया 4। आते हैं इस क्वेश्चन पे, कथन है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और दूसरा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो आपने क्या देखा भाई, 150 से भी कर सकते हो, 100 और 50 सभी की वैल्यू, 150 सभी की वैल्यू, कॉमन टर्म की वैल्यू जगह 100 होगी, मतलब बच्चे और खिलाड़ी में निष्कर्ष तो निकलेगा। तो जो लोग जानते हैं उन्हें पता है सभी मतलब 150, सभी मतलब 150, सभी मतलब 150 और सभी मतलब 150, वैल्यू तो सभी वाली है सारी। अब बच्चे और खिलाड़ी में निष्कर्ष तो निकलेगा, क्यों, विद्यार्थी कॉमन है, कॉमन की वैल्यू जगह 100 है। अब आपने क्या देखा, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी, तो आपके पास क्रिकेट था क्या, नहीं, यहाँ खिलाड़ी की बात चले, क्रिकेट है ही नहीं, अगर क्रिकेट है ही नहीं तो ये निष्कर्ष कभी भी नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अपने पास से आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते, जब कथन में दिया ही नहीं है जो चीज, वो निष्कर्ष में आ ही नहीं सकती। अगर ये पूर्व धारणा होता या कुछ और होता तो शायद सही होता, लेकिन यहाँ निष्कर्ष है गलत हो गया। दूसरा, सभी बच्चे खिलाड़ी है, तो देखिए बच्चे से खिलाड़ी को जोड़ना है, बच्चे की वैल्यू 100, 100 में से 100 दे सकते हो, खिलाड़ी की वैल्यू 50, 50 में से 50 दे सकते हो, आंसर हो गया आपका, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। जो लोग वेन डायग्राम से करते हैं वो यहाँ देखिए, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ये आपने बनाया बच्चे का वाला गोला, सभी वाला गोला है तो इसके बाहर एक और गोला बना दिया कि सारे के सारे बच्चे अंदर आ रहे हैं, किसके, विद्यार्थी, तो आपने बना दिया विद्यार्थी। फिर बोला सभी विद्यार्थी खिलाड़ी, तो सारे के सारे विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो विद्यार्थी के बाहर भी एक गोला बना दिया, ये हो गया खिलाड़ी, ये बन गया आपका डायग्राम। आपने देखा सभी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट तो था ही नहीं तो गलत हो गया पहला। दूसरा, सभी बच्चे खिलाड़ी, क्या सारे के सारे बच्चे खिलाड़ी के अंदर आ रहे हैं, बोले हाँ, पूरा का पूरा गोला खिलाड़ी के अंदर है, मतलब दूसरा निष्कर्ष निकलता है, तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आते हैं भाई 14वें क्वेश्चन पे, इसमें बताना था इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था यार कि यहाँ अगर आपने दर्पण मान लिया तो जो चीज पास होती है वो पास होती है, जो चीज दूर जाती है वो दूर जाती है। तो यहाँ बनाता हूँ कैसे, ये ऐसे और ऐसे, ये आकृति है तो ये तो ऐसी बनेगी। अब तीर का निशान इधर था तो तीर का निशान इधर, ये लाइन इधर थी तो इधर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है अगला क्वेश्चन भी आपका 15वां और 16वां, 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। 15वां क्वेश्चन है भाई मैट्रिक्स चैप्टर का, तो ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2, यह आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा और आपको एक आधे पेज का पैराग्राफ मिलेगा, जिसे देख के आप डर जाओगे, आपको यही क्या हुआ लगे, मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन, ये एक ऐसा नंबर है जो कभी गलत हो ही नहीं सकता, कि आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, आप चेक कर सकते हो। तो कैसे करना है भाई, देखो बहुत कुछ दिया होता है, आपको शॉर्ट में देखना होता है, शॉर्ट में उन्होंने लिखा है वैसे आपको देखना होता है कि डी को 0 0 1 2, उन्होंने बहुत लंबा पैराग्राफ दिया होगा, ये लिखा हुआ होगा, तो आपने देखा 0 0 1 2 का मतलब क्या है कि 0 और 0 ऐसे में ये रो और कॉलम, ये रो होती है, कॉलम होता है, तो 0 रो और 0 कॉलम में डी आना चाहिए, बोले 0 आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। 1 और 2 पे चेक करो तो देखो 1 और 2 पे भी डी होगा, तो 1 और ऐसे में 2, ऐसे में 1 और ऐसे में 2, डी आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। तो अब आप पी को चेक करो, पी है 5 और 6 पे, तो 5 और 6 पी है, बोले हाँ है। 6 और 8 पे चेक करो तो 6 और 8 पी है, बोले हाँ है। तो आपको पता चल गया कि पहले आपको रो लेनी है फिर आपको कॉलम लेना है। ये सिर्फ इसलिए होते हैं जिससे आपको पहचान हो जाए कि पहले कॉलम लेनी है, पहले रो लेना है। एक बार आपको पहचान हो जाएगी तो देखो तरीके बहुत सारे हैं, कुछ लोग आपको पूरा सॉल्व करना बताते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जब भी आए आप सिर्फ ऑप्शन से करना। कैसे, देखो ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो इस तरीके से मिलते हैं, देखो ये जो है वो सारे एफ के हैं, ये आई के हैं, ये आर है, ये ई। ये जो ऑप्शन है ना, इसमें चौथा नंबर ई अल्फाबेट का है, तीसरा नंबर आर का है, दूसरा नंबर आई का है और पहला नंबर एफ का है। अब आपने क्या देखा, पहला ऑप्शन ऐसे ही कर दिया बिना देखे, मैंने बिना सॉल्व करे बता दिया, कर दिया। कैसे बता यार, पहला इसलिए कर दिया, देखो एफ है तो ये ई है और वैल्यू लड़की है 1 4। अब 1 4 पर या तो एफ ही होगा या ई होगा, 2 नंबर तो हो नहीं सकते। जैसे आपने चेक करा 1 और 4, 1 और 4 पर क्या है, एफ है, तो ई तो नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत। अब आप आखिरी से चेक करते हैं, 0 1 पे चेक करो, क्या 0 1 पे ई है, तो 0 और 1 ई है, तो अभी रुक गया ये ऑप्शन। अब ये चेक करो 3 3, क्या 3 3 पे ई है, तो 3 और ऐसे में भी 3, तो एफ है। 3 और 3 देखो एफ आ रहा है, ई नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। आपने चेक किया 2 2 पर, क्या 2 2 पर ई है, तो 2 और 2, तो 2 2 पे भी ई नहीं है, ये वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। कितने सेकंडों में आंसर है, ऐसे चुटकियों। अब मैं आपको एक बार फिर भी चेक करा रहा हूं, देखो 0 2 पे एफ ही होगा, ऐसे ही बता रहा हूं, तो 0 और 2 देखो है एफ। अब देखो 0 3 पे आई होगा, ऐसे ही बता रहा हूं, 0 और 3 आई है, 0 और 3 आई दिख गया आपको। अब देखिए 5 7 पे आर ही होगा, देखो 5 7 आर है, तो
जो ऑप्शन आ गया उसको आप चेक भी कर सकते हो। वैसे टाइम नहीं होगा यार चेक करने का, तो मत करना, कि घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो चेक कर सकते हो कि आपका आंसर हमेशा सही होगा। तो मैंने सब कुछ चेक करा दिया, एफ की वैल्यू यही है, आई की यही है, आर की यही है, ई की यही है, तो ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं भाई। क्या करना होता है मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, आप लिख लो, लास्ट से चेक करो एक एक अल्फाबेट। अगर इसमें दो ऑप्शन बचेंगे तो हम इसको चेक करते हैं, फिलहाल एक ही बचा था तो एक ही आंसर हो गया। तो ज्यादातर एक ही बचता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि दूध, बकरी, गाय और मुर्गी, चार चीजें लिखी और बताया कौन सा डायग्राम बनेगा, इनमें से आपको बताना है। तो यार अब इसका संबंध देखो, दूध और बकरी की बात करो तो क्या संबंध है इनमें, तो आपको पता है भाई बकरी दूध देती है, तो सभी की सभी बकरी दूध देती है, सारी बकरी दूध देती है, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं देती। गाय और दूध की बात करो तो सारी की सारी गाय भी दूध देती है, तो सभी आ गए दूध। अब मुर्गी का ना गाय से कोई संबंध है, मुर्गी का ना बकरी से कोई संबंध है, मुर्गी का ना दूध से कोई संबंध है, तो नो। मुर्गी का तीनों से कोई संबंध नहीं है, तीनों से अलग होनी चाहिए। तो तीनों से अलग या तो ये है या ये है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि आपको दिख गया कि इनका कोई संबंध नहीं है आपस में, मुर्गी वाला कट गया। अब देखो इसमें, अब सभी की सभी बकरियां दूध दे रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि बकरी का और गाय का क्या संबंध है, तो आपने देखा बकरी का गाय का आपस में कोई संबंध नहीं होता, बकरी और गाय का कोई संबंध नहीं है। तो आपने देखा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुर्गी तो अलग कर दिया आपने, लेकिन इसमें सारी की सारी बकरी गाय हो रही है, सारे के सारे दूध बकरी, बकरी गाय, तो ये बकरी गाय का कोई संबंध नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा ये और ये डी। अब इसमें आपने देखो अब क्या करोगे कि आपने मुर्गी से अलग बना दी, अगर आप इसे दूध बना दोगे तो बकरी गाय का कोई संबंध नहीं है। आपने दूध इसे मान लिया तो दूध सारे के सारे दूध गाय कर दिया, सारे के सारे गाय दूध कर दिया, तो बकरी अलग क्यों हुई? बकरी भी तो दूध में आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्या बचा? ये कैसे हुआ? कि देखो ये हो गई बकरी, ये हो गई गाय और ये हो गया दूध, तो सारी की सारी बकरी दूध देती है, सारी की सारी गाय दूध देती है। मुर्गी का ना बकरी से कोई संबंध है, ना दूध से कोई संबंध है, ना गाय से कोई संबंध है, और बकरी का और गाय का आपस में भी कोई संबंध नहीं है, सारी फॉलो हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो वेन डायग्राम करने का तरीका ये है भाई, आप वैल्यू का आपस में संबंध निकालो और फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सही होते हैं क्वेश्चन तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैसे करेंगे देखिए, इंटरडिपेंडेंट अगर आपको करना है तो आप ऐसे करेंगे, आपको बताना ही है कि इस शब्द का यूज करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बोला है? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखोगे कि हमारे लोग की आदत होती है ना कि हम लोग गलती बहुत जल्दी छाप लेते हैं। मैं आपसे पूछूं एक कोरा कागज लूं, उस पर एक डॉट लगाऊं, मैं आपसे पूछूं आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर एक बिंदी दिख रही है। तो यार आपको पूरा कागज नहीं दिख रहा जो साफ है ना। मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे एक बात पूछा था, तो मैंने भी ये बोलता था क्या दिख रहा है, मैंने बोला बिंदी दिख रही है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा ये बिंदी दिख रही है, क्यों किया तुमने? एक पूरा कागज नहीं दिख रहा तुम्हें कि सफेद कागज है, आपने क्या बोला? बिंदी दिख रही है। क्यों मैंने बिंदी लगाया आपके सामने? हम लोग की आदत होती है गंदगी देखना, हम लोग की आदत होती है दूसरों की कमियां देखना, अच्छाई नहीं दिखती। मैं अच्छा पढ़ा हूँ, कितना अच्छा पढ़ा हूँ, कितना क्वेश्चन कर लूँ, वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत लिख दूँ, अगर मैंने कुछ धोखे से मुझसे कुछ गलत निकल गया, तो उस पे आप लोग कमेंट कर दो कि सर ने गलत बता दिया, सर ने ये कर दिया, सर ने वो कर दिया। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं अच्छा पढ़ाने की, उसके लिए तारीफ बहुत कम मिलती है ना। एक आध बच्चा 100 देखेंगे तो 1 लाइक करेगा, है ना। 1000 देख रहे हैं लेकिन शेयर करने की बात आ गई तो कोई नहीं करता कि नहीं, क्यों हम क्यों करें, हमें पता है मास्टर बहुत कमा लेगा, पैसे मिल जाएंगे। भाई मैं आपको बता दूं, YouTube से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा दूर दूर तक, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर लाइक बहुत दूर है, पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं आ पा रहे हो, जिनको पढ़ाई की बहुत जरूरत है ना, जो मुझसे कह रहे हैं, जिनके मेरे पे मैसेज आ रहे हैं कि सर पर्सनली पढ़ा दूं, बट मैं कोचिंग के अलावा कहीं पढ़ाता नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने अलाउ नहीं है, बट इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस की वजह से या किसी और वजह से, वो पढ़ पाए। तो प्लीज यार उनके लिए ताकि थोड़ा बहुत आप लाइक शेयर कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बना रहा हूँ, तो वो बच्चे कम से कम उनका भला हो रहा है। आप नहीं करते तो मुझे लगता है उन तक पहुंची ही नहीं वीडियो, ठीक है। अब आते क्वेश्चन पे, तो यहाँ आपने देखा कि डीपन, तो डीपन डबल ई पी सब कुछ दिख रहा है। तो बस आपको करना क्या था, 2 तरीके हैं छाटने के। एक तरीका, आप ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो नया हो, जो ऊपर हो ही ना, ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर ना हो, नया हो तो नहीं बनेगा। दूसरा तरीका, आप ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर नीचे 2 बार आ रहा हो ऑप्शनों में और ऊपर एक ही बार हो। जैसे अगर मैं बात करूं आई की, तो ऊपर आई एक बार है, अगर नीचे किसी ऑप्शन में आई 2 बार आ जाएगा, मतलब वो भी नहीं बनेगा। तो इसमें फिलहाल आप जब नजर दौड़ाओगे तो आपको पहले ऑप्शन मिल जाएगा ए,
अब देखो ए ऑप्शन में है लेकिन ऊपर कहीं भी ए नहीं है। अगर ऊपर कहीं ए नहीं है तो ये वाला आंसर हो गया, ये कभी भी नहीं बन सकता इससे। क्यों? जब ए है ही नहीं ऊपर तो ये आप बना ही नहीं सकते, तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब है, उसमें से उसने 5/7 बेच दिए, कितने बचे? आपको ये बताना है कितने बचे। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, टोटल 133 गुलाब थे और 5/7 दे दो, 133 5/7 आपने 7 से डिवाइड किया इसे, तो 7 ही कम 7, 6/7 19 पंजे कितना होता है 95, यानी कि 95 गुलाब उसने बेच दिए, तो बचे कितने? तो 133 में से आपने 95 माइनस कर दिया, तो 133 में से 95 माइनस कर दिया तो 13 में से 5 गया 8 और 12 में से 9 गया 3, आंसर हो गया आपका 38। कितने गुलाब बचे? 38। अब होता क्या है, वहां आप इतनी जल्दी में होते हो कि जैसे 133 को आप 5/7 करोगे 95 आएगा, ऑप्शन में 95 दिया होगा, आप जल्दीबाजी में 95 लगाए, है ना? ये सॉल्व करके 95 आंसर। भाई उसने ये नहीं पूछा कितने बेचे, उसने पूछा है कितने बचे। तो बचे कितने? बोले 133 थे, 95 बेच दिए, तो 133 में से 95 हटा दो, बचे कितने? 38, आंसर हो जाएगा 38। जल्दीबाजी मत करना। अगला क्वेश्चन, 2 को 0 लिखा जाए, 3 को 3 लिखा जाए, 4 को 6 लिखा जाए, 5 को 9 लिखा जाए, तो 7 को क्या लिखा जाए? अब यहाँ आपने देखा क्या हो रहा है, बोले 2 को 0 लिखा गया मतलब 2 माइनस किया, फिर 3 को 3 लिखा गया मतलब 1 प्लस किया, फिर 4 को 6 लिखा गया मतलब 2 प्लस किया, तो पहले 2 माइनस था, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 5 से 9 4 प्लस किया, तो देखो सबसे पहले -2, फिर 1 प्लस किया तो 2 का गैप हो गया, फिर 2 प्लस किया, दुगना हो गया, 1 का दुगना, 2 का दुगना 0, 0 का 1, 1 का 2, फिर 4 का गैप, 2 का दुगना 4, 4 का गैप। अब कितना का गैप होना चाहिए? बोले सर आप 4 का, तो 8 का गैप होना चाहिए, तो 7 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 15, आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लो, पहले -2 का गैप था, उसका डबल कर दिया तो 2 बचा यानी कि 0 हो गया, अब उसका डबल किया तो 0 का डबल 1 हो गया, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 7 में 8 जोड़ते 15, आपका आंसर हो गया। आते हैं इस क्वेश्चन पे, स्टोव को ये लिखा गया, कैंडल को ये लिखा गया, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा? जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको पहचान बताई थी, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया था, पोजीशन, तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि कभी भी जो अल्फाबेट इधर लिखे गए और जो अल्फाबेट इधर लिखे गए, तो अगर इन दोनों अल्फाबेटों में कोई फर्क ना हो, कोई नया अल्फाबेट आपको ना दिखे, जो यहाँ लिखा गया है उसको यहाँ लिखा गया किसी और प्रकार से, वो प्रकार में यहाँ अगर कोई नया अल्फाबेट नहीं है तो आप समझ जाओ कि उसने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, कैसे हो रही है कि इन्होंने देखो पलट के लिख दिया EVOTS, लास्ट से शुरू में कर दिया, फिर ELD तो ELD, यानी कि पलट के लिख दिया, आप भी पलट के लिख दो, तो आप पलट के लिख दोगे TROPER, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? आ जाइए इस क्वेश्चन पे, 21वां क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई सीटिंग अरेंजमेंट का, कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुकर के बैठे, दक्षिण होता है नीचे, आप सभी जानते हैं, दक्षिण की ओर मुकर के बैठे। मैंने बताया था आपको, पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट का, कि जब भी पंक्ति की बात चलेगी तो आप पहले से बैठाओगे, कुछ लोग करते हैं लाइन बनाई 5 लोग बैठा दिए, ये गलती कभी नहीं करनी, गड़बड़ हो जाएगी, आप मत बैठाओ, आप आगे बढ़ो। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच है, जो मोहन है वो बालू और राजू के बीच है, और राजू परवीन के ठीक दाएं है। अब देखो राजू अगर परवीन के ठीक दाएं, तो राजू तुम्हें अगर इधर बनाऊंगा, मोहन बालू और राजू के बीच है, दो तरीके हैं, मोहन बालू राजू के बीच, बालू यहाँ राजू यहाँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि राजू यहाँ और बालू यहाँ, दोनों तरीके, मोहन बालू और राजू के बीच है, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, अगर राजू परवीन के ठीक दाईं है तो मैं ऐसे कभी नहीं बैठाऊंगा, क्यों? अगर परवीन के ठीक दाईं ओर है राजू, तो परवीन कहाँ आ जाएगा? देखो या ऐसे या ऐसे, दोनों एक तरीके। दक्षिण की ओर मुंह है तो दायां दक्षिण की ओर है, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो अगर आपने ऐसे बिठाया है तो परवीन कहाँ आएगा भाई? इधर बनाया आपने परवीन, और यहाँ आपने परवीन यहाँ बनाया, परवीन का मुंह नीचे है तो परवीन का दायां उस साइड होगा। राजू बैठा है परवीन के दाएं, तो इसी डायग्राम में बैठा है, इसमें तो राजू परवीन के बाएं हो गया। आपको कहाँ बिठाना है राजू को? परवीन के दाएं, मतलब ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, आप ऐसे कभी भी नहीं बैठा सकते, ये मैंने रफ कर दिया। अब आपका ये बन गया कि राजू परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्योंकि मुंह है दक्षिण की ओर। अब आपने देखा अमित बालू के दाएं है,
अमित बालू के दाएं है, तो बालू का मुंह नीचे, यानी कि अमित कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अमित बालू के दाएं। सबसे दाईं ओर कौन है, तो आप मुझे बताओ सबसे दाईं ओर कौन है। अब यहाँ गलती हुई, मुंह दक्षिण की ओर है, सबसे दाईं ओर पूछा है, तो आप अब तक नीचे सॉल्व करो, आप आंसर बोलोगे अमित। सबसे दाईं ओर कौन है, अमित नहीं, ये गलती मत करना। ये आपका दायां होगा, सबसे दाईं ओर कौन है, तो आपके दाईं ओर सबसे दाईं ओर कौन है, परवीन, तो इसका आंसर होगा परवीन। ये ध्यान रखना, जल्दीबाजी में दाया दाया करके अमित बोल दोगे, अबे मुंह ही तो दक्षिण की ओर है, पंक्ति के अकॉर्डिंग तो दाया इधर होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो दाया यही है। तो आपसे पूछा पंक्ति में दाईं ओर कौन है, तो पंक्ति में दाईं ओर कौन है, सबसे पी, तो आंसर हो जाएगा पी मतलब परवीन, तो आंसर हो जाएगा परवीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो यार, अब 21 क्वेश्चन करा दिए, अब बच्चे बाकी के 4 क्वेश्चन, तो बाकी के 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से, मतलब आकृतियों वाले क्वेश्चन। और मैं पिछले चैप्टर में ये बोला था पेपर में, अब फिर बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे में जानते हैं मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो मैं डायग्राम यार जितना जो बन सकता है, जो समझाने वाला है वो बना दिया, बाकी मैं आपको अभी दिखा के पेपर बुक में और फिर आपको सॉल्व करा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा। बाकी यार डायग्राम थोड़ा सा प्रॉब्लम है, भगवान ने चाहा कुछ अभी ऐसा मेरे पे टेक्नोलॉजी आ गई कि लैपटॉप वगैरह या कुछ इस तरीके से कि डायग्राम आपको शो कर दूं स्क्रीन पे, और फिर उसी में जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह होते हैं ना, कुछ उस प्रकार का सिस्टम आ जाएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझा दूं, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा माफी चाहूँगा। तो आप ऑफलाइन तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन यार में थोड़ा मुश्किल है समझाना मेरे लिए, क्योंकि बन नहीं रहे हैं मुझसे, वरना मैं समझा देता। ये बन गया है, मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर है पेपर मोड़ना, पेपर काटना। तो इसमें पहले पेपर को मोड़ा जाता है, उसने बोला कि आप इसको इस तरीके से मोड़िए, फिर इस तरीके से मोड़िए, तो ऐसी आकृति बनेगी, और फिर आप इसको इस तरीके से मोड़ दीजिए तो ऐसी आकृति बनेगी, और जब ये आखिरी में आकृति बनेगी तो बीच में एक गोला कर दीजिए, छेद कर दीजिए, और फिर आपसे पूछेगा कि जब इसको खोलेंगे दोबारा इस तरीके से तो कैसी आकृति आपके पास बन के आएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है वो आप देखिएगा। इसको करने का तरीका अब ये है कि आप इसे खोलिए। सबसे पहले देखिए ये आकृति यहाँ है, तो मैंने आपको बताया था पेपर मोड़ना पेपर काटना, टोटल मिरर इमेज और वाटर इमेज जो पेपर है, अगर आपको मिरर इमेज वाटर इमेज निकालनी आती है चुटकियों में आंसर होगा ऐसे। कैसे देखें, ये आकृति यहाँ है, यहाँ से तीर हटाओ जरा, ये सर्कल यहाँ है, जब आप इसे अंदर बंद किया तो जब खोलोगे तो बाहर की तरफ खोलो, बाहर की तरफ खोलोगे तो आप जानते हो ये कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, ऐसे खुलेगी, तो ये सर्कल यहाँ है, सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। अब ये आकृति ऐसी आ गई। अब आपने देखा था कि एक पेपर आप नीचे की तरफ खोलोगे और फिर ऐसे खोलोगे, मतलब ये आकृति आ गई। मैं आपको बताता हूँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ। ये कैसे आई थी कि यहाँ और यहाँ, ये ऐसे आई थी। अब इसको अपने अंदर की तरफ बंद कर दो, इसको बाहर खोलोगे और इसको भी यहाँ से बाहर खोलोगे, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी टेढ़ी, और इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी टेढ़ी। तो आपने क्या देखा कैसी आकृति बनी, बोले ये एक पूरी आकृति है, उसमें 4 गोले आएंगे, 4 सर्कल आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे, ऐसे, 2 बीच में और एक साइड में और एक साइड में। तो ये आपका आंसर होगा। आप जिस ऑप्शन में ये आकृति होगी वो आपको दी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे कराया है कि ऐसे एक आकृति थी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका। देखो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2 बीच में है, 2 साइड में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कौन सी छिपी हुई आकृति होगी। तो आप ध्यान से देखो इस आकृति को, इसमें से छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ये हो सकता है, तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि साइड में ऐसी टेढ़ी लाइन चाहिए। ऐसी टेढ़ी लाइन या तो इसमें है या इसमें है, तो दूसरा ऑप्शन कट गया, तीसरा कट गया। अब चौथा होगा या पहला होगा, लेकिन देखो चौथे की अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल बीचों बीच में ऐसी लाइन चाहिए, ये साइड में आ रही है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं आ रही, तो चौथा भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो ये गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया और फिर साइड में आ गया, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो ये है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लगाने से ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो अब जरा इस क्वेश्चन को। आपने देखा एक बॉक्स बन रहा है और फिर एक बड़ा बॉक्स बन रहा है, लेकिन कहीं भी साइड में लाइन तो आ नहीं रही है। जैसे इसमें लाइन दे दी तो ये ऑप्शन नहीं होगा, साइड में लाइन नहीं आएगी, ये ऑप्शन नहीं होगा, साइड में लाइन नहीं आएगी, तो तीसरा कट गया, पहला कट गया। अब बचा दूसरा और चौथा, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो आपने देखा सर्कल, सर्कल के बाद एक लाइन छोटी वाली, फिर बड़ी वाली, तो अब ये बड़ी वाली लाइन इस वाले त्रिभुज की हो जाएगी, छोटी वाली लाइन इस वाले त्रिभुज की हो जाएगी और ये इस वाले त्रिभुज की हो जाएगी। तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो आप देखो अब कौन सा होगा ध्यान से, कि 2 ही तरीके थे आपके आंसर के, कौन सा हो सकता था, या तो दूसरा या चौथा। अब चौथा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चौथा अगर आप गोला बनाओगे फिर सर्कल बनाओगे
ये लाइनें देगी, लेकिन फिर ये जो बॉक्स है ये बॉक्स नहीं बना चौथे में, और आपको ये बॉक्स भी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपने क्या देखा, आपको बताना है कि इस आकृति से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बनेगा जिसमें सारी लाइनों का यूज हो जाए। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन देखो, ये त्रिभुज ऐसे कैसे ये रखा हुआ है बीच में, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बना दिया, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, 2 लाइनें ये वाली ये साइड में आ गई, ये 2 लाइनें ये साइड में आ गई, ये 2 लाइनें ये साइड में आ गई, ये 2 लाइनें ये साइड में आ गई। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब आते हैं अपनी बात पर भाई, ये कि 25 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए। 2015 का आपका पेपर था, मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। आपको कोई भी यार और मेरे कोई सजेशन लेना चाहते हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल एसएससी का, मुझसे जीडी का काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर हम कोचिंग नहीं आ पा रहे किसी वजह से, कुछ फैमिली इशू है, कुछ फीस की प्रॉब्लम है। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ कि वो प्रैक्टिस सेट भी नहीं खरीद सकते भाई, है ना। मैंने बोला था कि चलो प्रैक्टिस सेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा, बट उनको थोड़ी इशू है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय, हिमांशु श्रोत्रिय। आप ये नाम, ये ऊपर भी लिखा हुआ है हिमांशु श्रोत्रिय, आप कहीं भी सर्च करें, आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको दिख जाऊंगा मैं, मेरी वीडियो दिख जाएंगे। फिलहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे जैसे ही डालोगे हिमांशु श्रोत्रिय, तो आपको चैनल मिल जाएगा हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप। तो मैं आपको ये जो प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये सॉल्यूशन मैंने वीडियो में करा दिया है। इनके ऑप्शन, इनके प्रैक्टिस सेट में आपको ये जो बच्चों के पास प्रैक्टिस सेट नहीं है उनके लिए मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। आप वहां से देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और वहां से इसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। आंसर की मैं बाद में दे दिया करूंगा एक दिन के बाद, जब भी आप रहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये आप फॉलो कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय जैसे ही डालोगे यूट्यूब पे सारी वीडियोस आपको मेरी दिख जाएंगी। फेसबुक पेज है हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप, आप वहाँ पे भी लाइक कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर प्रकार के नोट्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना पढ़ा ध्यान से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे। प्लीज़ कोशिश करिएगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जो लोग प्रैक्टिस सेट नहीं ले सकते हैं, या जो लोग रीजनिंग पढ़ने में, कोचिंग आने में असमर्थ हैं, उनकी शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ या आप लोग कुछ मदद कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।